मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड फिजिकल केमिस्ट्री पेपर थर्ड के अंतर्गत हम लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्मा रसायन के नियम। ऊष्मा रसायन के दो महत्वपूर्ण नियम जो कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित हैं, उनमें से पहला है लेवोशिए तथा लाप्लास का नियम, जो कि 1780 में इनके द्वारा दिया गया। इसके अनुसार किसी भी पदार्थ को उसके मूल तत्वों में विघटित करने में ऊष्मा की उतनी ही मात्रा व्यय होगी जितनी ऊष्मा उन तत्वों से उस पदार्थ के बनने में प्राप्त होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल ऊष्मा परिवर्तन, यानी कि हम कह सकते हैं कि पदार्थ के बनने में और उसके विघटन में जो ऊष्मा परिवर्तन होता है वो में उतना ही ऊष्मा की आवश्यकता होगी जितनी कि उस पदार्थ के बनने में जितनी ऊष्मा बाहर निकलेगी उतनी ही ऊष्मा उसी पदार्थ के विघटन में खर्च हो जाएगी या उसके लिए आवश्यक होगी। अर्थात किसी भी पदार्थ की संभवन ऊष्मा का मान, यानी पदार्थ के बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान, उसकी विघटन ऊष्मा के मान के बराबर होता है, परंतु उनका चिन्ह विपरीत होता है। जैसे हम ये कहें कि हाइड्रोजन, आधा मोल हाइड्रोजन गैस आधा मोल क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करके HCl गैस बनाती है, तो इस प्रक्रम में जो एंथैल्पी परिवर्तन है या हम कहें कि जो हमें ऊष्मा प्राप्त हुई वो -92.31 किलो जूल होती है। इसी पर जबकि इसकी HCl के विघटन में, यानी कि 1 मोल HCl गैस के विघटन से हमें आधा मोल हाइड्रोजन गैस और आधा मोल क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो इस प्रक्रम में विघटन के प्रक्रिया में जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो +92.31 किलो जूल होता है। यानी कि हमें इस प्रक्रिया को या इस रासायनिक अभिक्रिया को करवाने के लिए 92.31 किलो जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यह नियम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुरूप है, क्योंकि दोनों अभिक्रिया ऊष्माओं के मान समान नहीं होते तो पहले तत्वों से यौगिक बनाकर फिर उसे उसके तत्वों में पुनः विघटित कर बिना स्रोत से ऊर्जा उत्पन्न करना संभव हो जाता है। और इस नियम का महत्व इसी बात से परिभाषित होता है कि ऊष्मा रसायन के समीकरण उत्क्रमणित किए जा सकते हैं यदि अभिक्रिया ऊष्मा के चिन्ह बदल दिए जाएं। जैसे कि हाइड्रोजन गैस जो का 1 मोल आधा मोल ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके द्रव पानी बनाता है, जो कि अपनी द्रव अवस्था में है। तो इस प्रक्रिया में जो ऊष्मा परिवर्तन है वो -285.83 किलो जूल है। और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे H2O जो है अपनी द्रव अवस्था में विघटित होकर 1 मोल हाइड्रोजन गैस और आधा मोल ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो इस प्रक्रिया में ऊष्मा परिवर्तन जो है ΔH = +285.83 किलो जूल है। यानी कि दोनों अभिक्रियाओं में हम ये देख रहे हैं कि ऊष्मा में परिवर्तन जो है बराबर है, लेकिन यहाँ पर हमें बनने में ऊष्मा, ये ऊपर वाली अभिक्रिया जो है वो ऊष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक है, जबकि नीचे वाली अभिक्रिया जो है वो ऊष्माशोषी है, यानी एंडोथर्मिक है। यानी कि दोनों अभिक्रियाएं जो है इनमें ऊष्मा के चिन्ह बदल गए हैं।
बदल गए हैं। हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन नियम, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, इस दूसरे नियम को हेस ने 1840 में दिया और इस नियम के अनुसार यदि किसी रासायनिक परिवर्तन को एक या अनेक पदों में 2 या 2 से अधिक प्रक्रमों से किया जा सके तो संपूर्ण परिवर्तन में उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा का परिमाण समान होगा, चाहे परिवर्तन किसी भी प्रक्रम से किया जाए। जैसे कि एक परिवर्तन हो रहा है, आर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदला जा रहा है, तो ये 2 भिन्न भिन्न प्रक्रमों द्वारा संपन्न होता है। पहला तो है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में एक ही पद द्वारा परिवर्तित हो जाए, सीधे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाए, तो ये अभिक्रिया एक पद अभिक्रिया कहलाएगी। लेकिन दूसरे प्रोसेस में आर जो है पहले ए में परिवर्तित हो, फिर बी में परिवर्तित होता है, फिर प्रोडक्ट में परिवर्तित होता है। यानी कि आर से पी में परिवर्तन में यहाँ पर 2 इंटरमीडिएट पदार्थ बन रहे हैं। यानी कि ये जो है पहले पद में ए बना रहा है, दूसरे पद में बी बना रहा है और तीसरे पद में फिर प्रोडक्ट बन पा रहा है। यानी कि प्रक्रम के पूरा होने में मतलब एक से ज़्यादा पदों की आवश्यकता हो रही है। तो यहाँ पर आर जो है जब अभिक्रिया एक पद में पूरी हो रही है वहाँ अभिक्रिया ऊष्मा डेल्टा एच है। लेकिन जब आर से ए बनता है तो अभिक्रिया ऊष्मा यदि डेल्टा एच 1 है, ए से बी में परिवर्तन में डेल्टा एच 2 है और बी से पी में परिवर्तन में डेल्टा एच 3 है, तो दोनों ही प्रोसेस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में परिवर्तित हो रहा है। लेकिन इन परिवर्तनों के लिए यदि ऊष्मा परिवर्तनों को डेल्टा एच 1, डेल्टा एच 2, डेल्टा एच सी हो तो हेस के नियमानुसार डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3 से हम बता सकते हैं। लेकिन यदि डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3 इज़ ग्रेटर देन, यानी इन तीनों पदों में अभिक्रिया ऊष्मा का योग यदि एक पद में होने वाले परिवर्तन में अभिक्रिया ऊष्मा डेल्टा एच से ज़्यादा है तो परिवर्तन आर से जो R2P ऊष्माक्षेपी होगा। और ऐसी स्थिति में आर को विभिन्न पदों द्वारा पी में परिवर्तित करके और फिर केवल एक पद द्वारा आर में पुनः परिवर्तित करने से डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3 माइनस डेल्टा एच मात्रा के बराबर ऊष्मा प्राप्त की जा सकती है। और इस प्रकार चक्रों की पुनरावृत्ति करके हम असीमित मात्रा में ऊष्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि यह ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के विरुद्ध है। अतः डेल्टा एच और डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3 बराबर होना चाहिए, तभी हेस के नियम जो है वो वैध होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसी प्रकार यदि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3, तो ऐसी स्थिति में आर को एक पद द्वारा पी में परिवर्तित करके उसे विभिन्न पदों द्वारा वापस आर में परिवर्तित करने पर डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3 की मात्रा के बराबर ऊष्मा प्राप्त की जा सकेगी। और इस प्रकार चक्रों की पुनरावृत्ति करके भी असीमित मात्रा में ऊष्मा को उत्पन्न किया जा सकता है, जो कि ऊष्मागतिकी के नियम के विरुद्ध होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच इज़ नॉट ग्रेटर देन डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3 तथा डेल्टा एच इज़ नॉट लेस देन डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3। तो चूँकि यहाँ पर डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3 के बराबर होगा, तो हेस के नियम के अनुसार अभिक्रिया ऊष्मा
केवल निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है और उस पथ पर निर्भर नहीं करती। प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था से तक पहुंचने वाले पदों पर निर्भर नहीं करती। और दूसरे शब्दों में अभिक्रिया ऊष्मा माध्यमिक उत्पादों पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती, अतः और इसको हम नहीं करती। तो यानी कि यह जो है प्रथम नियम का पालन करता है। इसके अनुसार, इसके नियमानुसार जो होने वाला अभिक्रिया ऊष्मा में परिवर्तन है वो थर्मोडायनामिक्स के प्रथम नियम के अनुसार के नियम का पालन करता है। तो यहाँ पर के अनुरूप है, हम कह सकते हैं कि हेस का नियम थर्मोडायनामिक्स के प्रथम नियम के अनुसार कि जो वेरिएबल्स हैं वो स्टेट फंक्शंस होंगे और पाथ फंक्शंस नहीं है। इसी को जो है प्रूफ करता है इसका नियम भी। तो जिसे हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड और जल द्वारा अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनने की अभिक्रिया निम्न दो पथों द्वारा संपन्न होती है। पहले पथ में तो हम अमोनिया का जलीय विलयन प्राप्त बनाते हैं, तो हमें जो ऊष्मा परिवर्तन है यानी कि -35.15 किलोजूल है। तो यानी ये माइनस में है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हमें ऊष्मा प्राप्त हो रही है। और फिर HCl का भी जलीय विलयन बनाते हैं, तो यहाँ पर -7 जो ऊष्मा परिवर्तन है वो डेल्टा H है, बराबर -72.9 किलोजूल है। ये यहाँ पर भी ये माइनस में है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक्वस जलीय अमोनिया और जलीय HCl को आपस में मिलाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन प्राप्त होता है। और इस क्रिया में, इस रासायनिक अभिक्रिया में डेल्टा H = -51.46 किलोजूल होता है। तो इस पूरे प्रक्रम में जो अमोनिया गैस HCl गैस के साथ जो है पानी के साथ मिलकर अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनाती है। तो इस प्रक्रिया में जो कुल ऊष्मा परिवर्तन है या एंथैल्पी चेंज है वो -159.51 किलोजूल के बराबर है। अब इसी अभिक्रिया को अगर दूसरे पथ के अनुसार पहले अमोनिया गैस और HCl गैस की क्रिया द्वारा अमोनियम क्लोराइड गैस का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रम में -176.15 किलोजूल ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी कि ऊष्मा में परिवर्तन -176.15 किलोजूल के बराबर है। अब ये जो गैसीय अमोनियम क्लोराइड है, इसकी जब जल से क्रिया होती है तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनता है। इस प्रक्रम में डेल्टा H = +16.32 किलोजूल ऊष्मा जो है हमें देनी पड़ती है। तो ओवरऑल जो चेंज है, ऊष्मा में जो परिवर्तन है, इस प्रक्रम में द्वितीय पथ में भी -159.83 किलोजूल के बराबर है। तो हम देखते हैं कि प्रथम पथ और द्वितीय पथ दोनों में ही ऊष्मा परिवर्तन समान है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही पथों में उत्पन्न ऊष्मा की कुल मात्राएं लगभग समान होंगी। इस प्रकार यहाँ पर हेस के नियम का सिद्ध होता है। अब है हेस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ हेसेस लॉ। हेस के नियम की सहायता से ऊष्मा रासायनिक समीकरण थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को बीजगणित की समीकरणों की तरह प्रयुक्त करके, अर्थात जोड़कर, घटाकर, गुणा करके अथवा भाग देकर विभिन्न अभिक्रिया ऊष्माओं की गणना की जा सकती है, जिनका निर्धारण प्रयोग द्वारा संभव नहीं होता। तो जिसमें पहला है संभवन ऊष्मा की गणना। तो कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसको सीधे प्रयोग द्वारा ज्ञात करना कठिन है। जैसे हम एग्जांपल लें, कार्बन जो है अपनी सॉलिड स्टेट में आधा मोल ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके गैसीय अवस्था में ऑक्सीजन की साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का मान ठीक से नहीं ज्ञात किया जा सकता, क्योंकि कार्बन के
ऑक्सीकरण में कुछ मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की भी निश्चित रूप से प्राप्त होगी, तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो एक्यूरेट नहीं होगा। तो हेस के नियमानुसार 1 मोल कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनने में 393.57 किलोजूल ऊष्मा उत्सर्जित होती है, चाहे अभिक्रिया एक पद में हो। तो हम देख रहे हैं कि कार्बन जो है उसका 1 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पर जो ऊष्मा में परिवर्तन है वो -393.51 किलोजूल के बराबर है। पर यही अभिक्रिया अगर 2 पदों में होती है, इससे पहले कार्बन जो है आधा मोल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है, तो इस प्रक्रम में x किलोजूल ऊष्मा में परिवर्तन होता है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड आधा मोल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, तो डेल्टा H इक्वल टू y किलोजूल है। तो इन दोनों प्रक्रम में जो है x प्लस वाई इक्वल टू -393.51 किलोजूल ऊष्मा जो है उत्पन्न होती है, प्राप्त होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन के कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन के सहयोग से कार्बन डाइऑक्साइड के बनने में ऊष्मा परिवर्तन y को सरलता से मापा जा सकता है और इसका मान -282.98 किलोजूल होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि x बराबर x प्लस वाई इक्वल टू 393.51 किलोजूल है। तो x बराबर 3 माइनस y का मान जो है -282.98 किलोजूल है। तो यहाँ पर 393.51 माइनस 282.98 यानी कि कुल जो ऊष्मा में परिवर्तन होगा वो 110.53 किलोजूल के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन के दहन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड बनने में लगभग -110.57 किलोजूल ऊष्मा उत्सर्जित होगी। अब है संक्रमण ऊष्मा की गणना। हम इन ऊष्माओं के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम संक्रमण ऊष्मा की गणना कैसे करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ ट्रांजिशन। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि पदार्थ जो है एक अपर रूप से दूसरे अपर रूप में संक्रमण इतनी धीमी गति से होता है कि इसमें हुए ऊष्मा परिवर्तन को प्रायोगिक रूप से नाप पाना संभव नहीं होता, परंतु हेस के नियम द्वारा यह मापन संभव है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें सल्फर का। सल्फर जो है 2 अपर रूपों में, एक नताक्ष गंधक और विषम लग्नपाक्ष गंधक के रूप में मिलता है। तो यहाँ पर उनकी मान लीजिए दहन ऊष्माएं करीब -300 किलोजूल है एक नताक्ष गंधक की, और विषम लंबाक्ष गंधक की दहन ऊष्मा -297.5 किलोजूल है। तो एक नताक्ष गंधक ऑक्सीजन के साथ गैस के साथ 1 मोल के साथ रिएक्शन करके SO2 गैस बनाती है और स्पेक्ट्रम में जो ऊष्मा बाहर निकलती है वो -300 किलोजूल होती है। इसी तरीके से विषम लंबाक्ष गंधक ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके SO2 गैस बनाता है और इस प्रक्रम में -297.50 किलोजूल ऊष्मा मुक्त होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि समीकरण जो है सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, यानी कि विषम लंबाक्ष इक्वल टू सल्फर एक नताक्ष, तो डेल्टा H इक्वल टू +2.5 किलोजूल जो है ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अतः 1 मोल विषम गंधक को 1 मोल एक नताक्ष गंधक में परिवर्तित करने पर 2.5 किलोजूल ऊष्मा का अवशोषण होता है। जैसे हमको एक एग्जांपल लें कि कार्बन जो है हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के 2 अपर रूप हैं। तो हीरा जो है ऑक्सीजन के साथ के 1 मोल के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और इस प्रक्रम में डेल्टा H इक्वल टू -395.39 किलोजूल है। और कार्बन जो है ग्रेफाइट के ऑक्सीडेशन से
जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और डेल्टा एच इक्वल टू -393.51 किलो जूल है। तो यहाँ पर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे। इसमें से इसको घटाने पर, फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर सी हीरा इक्वल टू सी ग्रेफाइट, तो यहाँ पर डेल्टा एच इक्वल टू -1.88 किलो जूल है। अतः हीरा से ग्रेफाइट में संक्रमण की संक्रमण ऊष्मा 1.88 किलो जूल के बराबर होगी। अब है जलयोजन ऊष्मा का परिकलन, कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि लवणों के हाइड्रेट का बनना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और इस प्रक्रम में उत्सर्जित ऊर्जा को लवण की जलयोजन ऊष्मा कहते हैं। अतः किसी निर्जल लवण के एक मोल को उसकी अंतिम जलयोजित स्थिति में लाने पर जो ऊष्मा मुक्त होती है उसे जलयोजन ऊष्मा कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें कि कॉपर सल्फेट जो है सॉलिड 5H2 के साथ अभिक्रिया करता है, तो कॉपर सल्फेट 5H2 सॉलिड बनता है और इस प्रक्रम में -78.21 किलो जूल ऊष्मा प्राप्त होती है। अर्थात कॉपर सल्फेट की जलयोजन ऊष्मा -78.21 किलो जूल है। और जलयोजन ऊष्माओं का प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब जल और लवण की मात्राओं को मिलाकर जलयोजित लवण नहीं बनाया जा सकता। तो इस प्रकार यदि हम 1 मोल कॉपर सल्फेट को 5 मोल में मिलाएं तो जल निर्जल लवण की कुछ मात्रा को छोड़ देता है, कुछ को जलयोजित कर देता है और कुछ को अछूता ही छोड़ देता है। तो जलयोजन ऊष्मा का सदैव अप्रत्यक्ष रूप से ही परिकलन किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से ही परिकलन किया जा सकता है। जैसे निर्जल तथा जलयोजित अवस्था में लवण की समाकलन विलयन ऊष्माओं की हमें पता है, तो उस लवण की जलयोजन ऊष्मा की गणना हम कर सकते हैं। माना कि हम निर्जल कॉपर सल्फेट की जलयोजन ऊष्मा की गणना करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित रासायनिक समीकरण लिखी जा सकती है। जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट का 1 मोल को जब 800 ml वाटर में घोला जाता है, तो कॉपर सल्फेट 800 वाटर इस प्रक्रिया में लगभग -66.50 किलो जूल ऊष्मा बाहर निकलती है। तो कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O प्लस 795 किलो H2O लिक्विड, तो कॉपर सल्फेट को 800 ml वाटर के साथ में जब रिएक्शन की जाती है तो कॉपर सल्फेट 800 H2O बनेगा और इस प्रक्रम में डेल्टा H इक्वल टू -66.50 किलो जूल ऊष्मा बाहर निकलती है। जबकि कॉपर सल्फेट 5H2O प्लस 795 H2O ये दोनों अभिक्रिया कराते हैं, तो कॉपर सल्फेट 800 H2O बनता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर कॉपर सल्फेट इसको घटाने पर कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O लिक्विड इक्वल टू कॉपर सल्फेट 5H2O, यानी कि डेल्टा H इक्वल टू -78.21 किलो जूल के बराबर ऊष्मा जो है हमें प्राप्त होती है। अतः कॉपर सल्फेट से कॉपर सल्फेट 5H2O बनने पर जलयोजन ऊष्मा का मान -78.21 किलो जूल है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट टर्न पर हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे।